स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में कि किस तरीके से रूस की क्रांति के लिए ये जिम्मेदार थे। तो आइए शुरू करते हैं। करा 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा था, यानी कृषि करता था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, यानी 100 में से 85 आदमी जो थे वो खेती का काम करते थे। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत उतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती की निर्भरता जो थी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी समाज में किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, यानी रूस जो था एक अनाज भेजने का काम करता था, क्योंकि उसकी जनता का 85% जनता जो थी वो खेती करती थी। जबकि अन्य यूरोपीय देशों को देखें तो उनमें 40 से 50% ही लोग जो थे खेती का काम करते थे। तो ये जो लोग थे वो खुद खाने से ज़्यादा उपजाते थे और उसे बेचने का काम करते थे। उद्योग बहुत कम थे, यानी फैक्ट्री बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों के वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे, यानी वर्कशॉप के साथ जो थे वे बड़े बड़े कारखानों में मजदूर जो थे काम करते थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस में रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ सालों में रूस में कोयला उत्पादन 2 गुना और स्टील उत्पादन 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। यानी धीरे धीरे क्या हुआ था कि यहाँ भी उद्योग धंधे स्थापित हुए थे, और जब यहाँ रेलवे का विकास हुआ तो बहुत तेज़ी से उद्योग धंधे लगने शुरू हुए। और इसके साथ विदेशी पूंजी जब आई, यानी विदेशी लोगों ने अपने पैसे लगाने शुरू किए और फैक्ट्रियाँ शुरू हुई, तो इस वजह से कोयला और स्टील उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। और हालत ये हो गई कि इतने मजदूर हो गए, जितने मजदूरों की संख्या इतनी हो गई, कारीगरों की संख्या इतनी अधिक हो गई जितनी मजदूरों की संख्या थी जो फैक्ट्री में काम करते थे। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, यानी जो कारखाने होते थे वो उद्योगों की संपत्ति थी, उसका फ़ायदा उनको मिलता था। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली में घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। यानी जो सरकार थी वो ये इस बात को ध्यान रखती थी कि मजदूरों के घंटे जो है वो काम के तय रहे और कम से कम न्यूनतम मजदूरी लोगों को मिलते रहे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की पालियों प्राय 15 घंटे खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे ही पालियों में काम करते थे। यानी कारखानों में जब आदमी काम करता था तो उससे एक पाली में, यानी एक बार में 10 से 12 घंटे काम लिए जाते थे। जबकि वही वर्कशॉप क्या होती है, छोटी मोटी दुकान होती है, तो वर्कशॉप में जो काम करने वाले लोग थे उनको 15-15 घंटे काम करने पड़ते थे। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर के डॉर्मेट्री एक तरह की व्यवस्था मौजूद थी। डॉर्मेट्री जो थी वो ऐसी व्यवस्था थी जो एक साथ बहुत भारी संख्या में लोगों को रखा जाता था। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बस सोने भर के लिए जगह बने हुए हैं। यहाँ का है कि क्रांति से पूर्व रूस में एक डॉर्मेट्री में बने बंकर में सोते मजदूर आप देख सकते हैं। ये 1 मजदूर, 2 मजदूर, 3 मजदूर, किस तरीके से जो है केवल सोने भर लायक जगह बनी हुई है। तो ये क्या करते थे, मजदूर जो थे पाली में सोते थे और अपनी पाली का इंतज़ार करते थे कि कब उनकी पाली आएगी और ये उठ करके चले जाएंगे, और उसके स्थान पर फिर दूसरी पाली के लोग जो है आकर के सो जाते थे। तो ये व्यवस्था थी जिसको डॉर्मेट्री व्यवस्था कहा जाता था। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे, यानी कुछ लोग थे जो आते थे, काम करते थे और घर चले जाते थे, यानी गांव चले जाते थे।
लेकिन कुछ लोग ऐसे मजदूर थे जो आकर के यहीं बस चुके थे। इनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था, यानी हर तरीके के लोग थे। कुछ लोग जो थे काम करने में दक्ष थे, कुछ लोग जो थे जानकार थे, कुछ लोग नहीं थे। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, यानी धातु बनाने वाले एक मजदूर ने कहा था, क्या कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। यानी जो लोग धातु का काम करते थे वो मजदूरों में वो खुद को जो थे साहब मानते थे, वे अपने को ज़्यादा तरजीह देते थे। इनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, यानी ये क्यों अपने को साहब मानते थे, क्योंकि इनके काम जो थे उसमें बहुत ज़्यादा निपुणता और जानकारी की ज़रूरत पड़ती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। यानी महिलाएं जो थी वो 31% काम करती थी, लेकिन जब पैसे की बात आती थी तो उनको पैसा जो था पुरुषों के बराबर नहीं मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक, यानी उनको आधा या 3/4 पैसे ही मिलते थे पुरुषों के अनुसार देखा जाए तो। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखता था, यानी उनके कपड़ों से भी यह हम जान सकते थे कि उनकी हालत क्या है। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी अथवा आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। यानी बहुत से ऐसे मजदूर थे जो एक साथ मिलकर के संगठन बनाए थे ताकि वो संकट की स्थिति में एक दूसरे के सहयोग कर सके, लेकिन इस तरह के संगठन बहुत ही कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उसके मालिक से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। यानी जब किसी मजदूर को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था यानी काम से हटा दिया जाता था तो ये मजदूर जो होते थे एकजुट होकर के आंदोलन करते थे। 1896-97 में कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्ति पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंत और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली थी वो लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली थी। यानी जो किसान थे उनको जो ज़मीन मिली थी या जो नवाब थे या सामंत थे उनको जो ज़मीन मिली थी वो उनकी हैसियत को लेकर नहीं मिली थी। उनको किस लिए मिली थी? क्योंकि वे जार की सेवा करते थे, यानी चापलूसी की वजह से मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। लेकिन इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। तो यहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि नवाबों के पास जो ज़मीन है उसको छीन लिया जाए और छीन करके किसानों में बांट दिया जाए। आगे दे रहा है कि बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। यानी ये लोग क्या करने लगे कि ज़मींदार की हत्या तक भी करने लगे और उसके ज़मीन को छीन लेना शुरू किया। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से लोगों में ज़मीन बांटता था। एक हिसाब से यहाँ अन्य था कि ये जो ज़मीन पर कब्जा करते थे उसको कम्यून को दे देते थे और कम्यून जो होता था वो लोगों को उनके हिसाब से जो थी ज़मीन उपलब्ध करा देती थी। तो ये थी आर्थिक कारण। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।